हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो आज लास्ट टॉपिक करेंगे अपने चैप्टर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। लास्ट टॉपिक क्या है? वो भी एप्लीकेशंस में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ही, और टॉपिक का नाम है कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में सभी ने 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि कोरोजन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, आज हम उसी कोरोजन को इलेक्ट्रोकेमिकली भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकली उसमें कौन सी रिएक्शंस होती है और उसको हम किस तरह से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या है कोरोजन? इट इज द डिटीरियोरेशन कह सकते हैं, नहीं तो आप इसे डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। तो डिटीरियोरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मटीरियल। अब मटीरियल यहां पे हो सकता है मेटल भी और नॉन मेटल भी, लेकिन हम अपने केस में मेटल की बात करेंगे। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ मटीरियल इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज, एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? मॉइस्चर होता है, मतलब वाटर होता है, ऑक्सीजन होगा, CO2 होगा एंड ETC। तो इनकी प्रेजेंस में अगर हमारा मटेरियल खराब हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो घरों में देखते हैं, हम हर जगह देखते हैं, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकंड हमारे पास होता है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, कि सिल्वर जो है ना आपका वो ब्लैक हो जाता है। और एक होता है हमारे पास जिसपे कॉपर पे ग्रीन लेयर जम जाती है, तो अकरेंस ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। हम आज खास तौर पे ध्यान देंगे रस्टिंग ऑफ आयरन पे, आयरन पे जंग लग जाना। जंग कैसे लगता है वो देखते हैं। सो टॉपिक ऑफ टुडे विल बी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में रिएक्शन कौन सी होती है वो देखनी है हमको। तो आयरन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन प्लस X अमाउंट ऑफ वाटर की प्रेजेंस में ये चेंज होता है Fe2O3.XH2O में, इसे हम कहते हैं रस्ट। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, दैट इज आवर रस्ट। तो हमें इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिकली ऑब्जर्व करना है, तो उसे ऑब्जर्व करेंगे, बट उससे पहले आप ये नोट करेंगे। तो बच्चे अब हम इलेक्ट्रोकेमिकली चेक करते हैं कि रस्ट कैसे लगता है। तो हमारे पास एक आयरन का पीस है, उस आयरन के पीस पे वाटर ड्रॉप प्रेजेंट है, और वाटर के अराउंड हमारे पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये सब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, ये हमारा मटेरियल है। अब चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकली यहाँ पे क्या होने वाला है। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि CO2 वाटर के साथ मिलकर बना लेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक्वस। एंड सेकेंड केस में ये जो कार्बोनिक एसिड है, क्योंकि ये एसिड है और ये वीक एसिड है, तो ये पार्शली डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव में एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन में। नाउ दिस acidic conditions are very important for the further reactions. Okay, अब चेक करते हैं थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में जो हमारा आयरन है Fe सॉलिड, वो Fe2 पॉजिटिव आयन में चेंज होगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके लिए जो पोटेंशियल हम ऑब्जर्व करते हैं उसकी वैल्यू होती है हमारे पास -0.44 वोल्ट।
फॉर दिस हाफ सेल रिएक्शन। अब क्योंकि आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिएक्शन हमारी एनोड पर हो रही है, तो यहां पे ये सरफेस हमारा एनोड का काम कर रहा है। ठीक है, समझ गए बात ये वाली। तो ये Fe के आयंस हमारे ट्रांसफर होंगे सॉल्यूशन के अंदर जहां पे वाटर प्रेजेंट है। ओके, नाउ फोर्थ रिएक्शन। अब जो ऑक्सीजन हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन H पॉजिटिव कंडीशन, मतलब जो H पॉजिटिव हमें यहां से मिले उन कंडीशंस की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को गेन करके चेंज हो जाएगी वाटर में। समझ के बात ये वाली। इसे बैलेंस करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2 से और इसे हाफ से। सो दिस हैपन्स एट कैथोड। कैथोड कौन है? यही मेटल का सरफेस कैथोड का काम करेगा और यही मेटल का सरफेस एनोड का काम करेगा। तो बेसिकली इस तरफ का जो पार्ट है हमारा वो एनोड का है और जो अंदर का पार्ट हमारे पास होगा वो कैथोड का होगा। तो यहां से मेटल कट होते होते यहां पे आयन की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी। तो जहां पे वाटर की ड्रॉप प्रेजेंट है उस वाटर की ड्रॉप के जस्ट साइड में ही आपको रस्ट ऑब्टेन होता हुआ दिखाई दे, मेटल कोरोड होती हुई दिखाई देगी, और जहां पानी है वहां पर अंदर की तरफ आपको रस्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगा वो देखते हैं। तो ऑक्सीजन यहां पे रिड्यूस हो चुकी है, आयरन ऑक्सीडाइज हो चुका है। ऑक्सीजन का जो पोटेंशियल हमारे पास होता है वो है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, एंड द पोटेंशियल इज 1.23 वोल्ट। तो ये कैथोड रिएक्शन, ये एनोड रिएक्शन, कंप्लीट सेल हमें अगर चाहिए तो ये बनेगा E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, तो 1.23 वोल्ट माइनस ऑफ माइनस 0.44 वोल्ट, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1.67 वोल्ट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में जो सेल्फ पोटेंशियल बनता है दैट इज 1.67 वोल्ट। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इससे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ तो ये सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, मतलब रस्ट हमारा नहीं बनेगा। समझे बात सब ये वाली? ओके। अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पे तो क्या बनेगी? वो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है हमारे पास, और कुछ कैंसिल होता है क्या? नहीं होता। तो लेट्स राइट, तो Fe प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस 2H पॉजिटिव चेंज होते हैं Fe2 पॉजिटिव में प्लस वाटर में। तो ये है हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन। अभी भी रस्ट नहीं बना है। रस्ट कब बनेगा अब वो देखते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे। तो चलिए बच्चे अब जरा बात करते हैं कि इस रस्ट फॉर्म कैसे होता है। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पढ़ी कि जिसमें हमने Fe2 पॉजिटिव बनाया, ठीक है, वो शुरुआत हुई थी रस्ट लगने की। अब फाइनली रस्ट कैसे बनता है वो देखते हैं। तो जो Fe2 पॉजिटिव हमें ऑब्टेन हुआ वो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में फॉर्म करेगा Fe2O3.XH2O, जिसको हम रस्ट कहते हैं। अब Fe जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब +2 से वो +3 में गया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूटिलाइज होगा। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एंड ऑक्सीजन यहां पे फर्दर रिड्यूस हुआ है। समझ गए सब बात ये वाली? ठीक है, तो Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हुआ Fe3 पॉजिटिव में, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ ऑक्साइड में। दिस फाइनली वी हैव फॉर्म्ड रस्ट हियर। अब रस्ट तो बन चुका है, जो कि यूजफुल तो नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उससे बड़े स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सब चीज़ें खराब हो जाती है, लाइफ कम हो जाती है। तो हमें अब लाइफ को बढ़ाना है, तो हमें अब रस्टिंग को प्रिवेंट करना पड़ेगा। हमें ऐसे मेथड्स ढूंढने हैं और सोचने हैं जिससे रस्ट ना लगे। तो अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बात करते हैं प्रिवेंशन की।
तो किसी भी चीज़ को बचाने से पहले हमें ये समझना है कि वो चीज़ खराब क्यों हो रही है। रस्टिंग लग रही है क्योंकि मटेरियल जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के टच में है। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे एटमॉस्फेरिक कंडीशन टच में ना आए तो जंग नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो वो कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहला मेथड है पेंटिंग, कि अगर मैं अपने आर्टिकल पे पेंट कर देता हूं तो जंग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कनेक्शन तो कट गया। किसके बीच में कट गया? मटेरियल और एटमॉस्फेयर के बीच में कनेक्शन कट गया। सेकंड, हम ऑयलिंग कर सकते हैं, सेम काम ऑयलिंग करेगा। थर्ड, हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, सेम काम करेगा। फोर्थ, हम कोई केमिकल यूज कर सकते हैं। केमिकल कौन सा? बिसफेनोल, बिसफेनोल, ये भी केमिकल है जो कनेक्शन कट कर देगा एटमॉस्फेयर से। किसका? मटेरियल का। ऑल्सो हम कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन। इन दी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हम जिंक कोट करते हैं ऑन आयरन, जिससे जिंक खराब होता है। इसको हम कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसको सैक्रिफिशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि जिंक आयरन के प्लेस पे कोरोड हो रहा है, ठीक है। तो जिंक अपना बलिदान दे रहा है आयरन के लिए। एक काम कर सकते हैं कि हम आयरन पे कोटिंग कर दे, कोटिंग ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। जैसे कि टिन की कोटिंग कर देते हैं एंड ईटीसी। तो आयरन के सरफेस पे हम ऐसी मेटल की कोटिंग कर दे जो आयरन से कम रिएक्टिव हो, तो उस मेटल पे भी कुछ नहीं होगा और आयरन भी हमारी सेफ रहेगी। समझ गए बात ये वाली? लेकिन इस वाले मेथड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ध्यान देना जरा। मान लीजिए कि ये हमारा आयरन का आर्टिकल है, इस पर मैंने कोटिंग कर दी है टिन की, तो ये टिन की कोटिंग है। अब इसने आयरन को कंप्लीटली कवर कर लिया है, तो अंदर हमारा आयरन है और बाहर हमारा टिन है। टिन जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो जो लेस रिएक्टिव होता है वो कैथोड का काम करता है। तो टिन यहां पे काम कर रहा है कैथोड का और आयरन यहां पे काम करेगा एनोड का। समझ के बात ये वाली? लेकिन ये चीज तब तक ही सेफ है जब तक टिन कंप्लीटली कवर किए हुए है इसको। अगर कहीं से भी टिन पे स्क्रैच पड़ गया और आयरन जो है वो ओपन हो गया एटमॉस्फेयर से, तो आयरन पे रस्ट लग जाएगा और भी फास्टली। जितनी स्पीड से रस्ट इस केस में लग रहा था, इस केस में रस्ट और भी ज्यादा स्पीड से बनेगा, क्योंकि उसको कपल मिल गया। अब कपलिंग हो गई यहां पे रिएक्शन की, और जब कपलिंग हो जाती है तो रिएक्शन की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दिस मेथड इज यूजफुल अनलेस लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग रिमूव नहीं होती। दिस मेथड इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि इस केस में क्या होता है वो देखते हैं। अभी नोट कर लेंगे पहले। तो बच्चे देखते हैं एक बार सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कैसे बेटर है उस पहले वाली प्रोटेक्शन से। तो ध्यान देंगे। तो ये है मेरे पास आयरन का आर्टिकल, इस पर मैंने कोटिंग कर दी है जिंक की, मान लीजिए। तो ये जिंक की कोटिंग कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये आयरन है और ये जिंक है। तो जिंक की रिएक्टिविटी जो है वो आयरन से ज्यादा होती है, तो जिंक यहां पर एनोड का काम करेगा और कॉपर यहां पे कैथोड का काम करेगा। समझ गए बात ये वाली? बाय चांस अगर जिंक कहीं से स्क्रैच पड़ गया और आयरन हमारे पास ओपन हो गया टू एटमॉस्फेयर, तब भी आयरन पे कुछ नहीं होगा। आयरन इज स्टिल सेफ। क्यों सेफ? क्योंकि रस्टिंग में आयरन एनोड का काम करता होता है, इस केस में आयरन कैथोड का काम कर रहा है।
तो आयरन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे इसमें कट ही क्यों ना आ जाए। ठीक है, अब क्योंकि इसमें हमने आयरन को कैथोड बनाया तो इसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं। समझे बात ये वाली। और जो इससे पहले की प्रोटेक्शन हमने डिस्क्राइब करी थी उसको हम कहते हैं एनोडिक प्रोटेक्शन। एनोडिक प्रोटेक्शन में क्या किया था हमने, आयरन के आर्टिकल पे हमने कोटिंग की थी लेस रिएक्टिव मेटल की। तो ये आयरन था, सॉरी अंदर आयरन हमारे पास है, ये बाहर हमारे पास टिन है। टिन ने काम किया था कैथोड का और आयरन ने काम किया था एनोड का, इसीलिए इसे कहा जाता है एनोडिक प्रोटेक्शन। इसका क्या है इसकी ड्रॉबैक कि अगर कट पड़ गया यहां पे और अगर ये आयरन ओपन हो गया टू एटमॉस्फेयर तो रस्टिंग रेट विल इंक्रीज। तो रस्टिंग प्रोसेस विल बिकम फास्ट इस केस में। समझ गए सब बात ये वाली। तो ये सब हमारे पास मेथड थे टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आई थिंक सभी को यह बात समझ में आई होगी। एक और बात हम कर लेते हैं, क्योंकि रस्टिंग एसिडिक कंडीशन में होती है तो अगर हम उस एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रल कर देते हैं तो रस्टिंग होने के चांस कम हो जाते हैं। कैसे करेंगे न्यूट्रल? स्लाइटली बेसिक कंडीशन उसके पास रखेंगे जिसकी वजह से एसिडिक कंडीशन जैसे ही बनेंगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। ठीक है बात ये वाली। अब एक सवाल आपके लिए, सवाल ये है कि अगर एक ब्रिज रिवर के ऊपर बना है और दूसरा ब्रिज ओशियन के ऊपर बना है तो कौन से ब्रिज में रस्टिंग ज़्यादा होगी? तो इस क्वेश्चन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसे नोट करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है ना। काफ़ी हो गया, लेक्चर भी ख़त्म हो गया, चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको पूरी लेक्चर सीरीज़ पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और देखने के लिए चैनल को शेयर करो, वीडियोस को शेयर करो और साथ साथ लाइक तो बनता है ना बॉस, तो लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे इन दी नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल। एक बात और कहूँगा मैं, बोर्ड की सीरीज इस चैप्टर की पूरी हो गई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक दो टॉपिक बचे हैं, उसका लेक्चर भी मैं प्रिपेयर करूंगा, तो उसका भी वेट कीजिए, ठीक है। बोर्ड का हमारा सिर्फ यहाँ तक का सफ़र था। नेक्स्ट बोर्ड की सीरीज में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिकल किनेटिक्स, और एक दो लेक्चर हम बनाएंगे इसी चैप्टर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।